स्वागत है। मैं हूं ममता बघेल। चलिए बात करेंगे खबरों में सबसे पहले बात करेंगे पलवल जिले की। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पलवल जिले में 2 लाख नई ऑटो डिसेबल सिरिंज भेजी गई हैं। जिले में अब वैक्सीनेशन के लिए नई सिरिंज का उपयोग किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य कर्मियों में निडल से होने वाले संक्रमण को समाप्त किया जा सके। नोडल अधिकारी योगेश मलिक ने बताया कि जिले में अब वैक्सीनेशन के लिए सामान्य सिरिंज की बजाय ऑटो डिसेबल सिरिंज का प्रयोग शुरू किया गया है। इसकी खासियत यह है कि इसे एक बार इस्तेमाल के बाद दोबारा किसी भी तरीके से प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस सिरिंज से मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों में निडल से होने वाले संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। जिले में ऐसी 2 लाख सिरिंजों की आपूर्ति हुई है। उन्होंने बताया कि ये सिरिंज जिले की सभी सीएचसी एवं पीएचसी पर पहुंच गई हैं। स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण देने के बाद इसका प्रयोग शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कोरोना रोधी टीकाकरण के लिए अब नई ऑटो डिसेबल सिरिंज का प्रयोग किया जा रहा है। इसमें से एक है फुली ऑटो डिसेबल और दूसरी है सेमी ऑटो डिसेबल। पहले जो सामान्य सिरिंज आती थी उसकी सुई को बिजली से चलने वाली मशीन में डालकर नष्ट करना पड़ता था ताकि दोबारा इसका प्रयोग नहीं किया जा सके। इस प्रक्रिया में कई बार इंजेक्शन देने वाले डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों को सुई चुभ जाती थी जिससे वह भी संक्रमित हो जाते थे। कई बार स्वास्थ्य कर्मी डॉक्टर सुई को नष्ट करना भूल जाते थे। ऑटो सिरिंज की खासियत ये है कि फुली ऑटो सिरिंज में 32 नंबर की बारीक सुई का इस्तेमाल किया जाता है। टीका लगाने के बाद सिरिंज के पिछले भाग पर बने गुलाबी बटन को दबाने के बाद एक झटके से सिरिंज अंदर चली जाती है और सिरिंज लॉक हो जाती है। इसका इस्तेमाल दोबारा नहीं किया जा सकता। इसकी सुई को मशीन में नष्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। स्वास्थ्य कर्मी पंकज दीक्षित ने बताया कि नई सिरिंज का पर्याप्त स्टॉक पूरे शहर में पहुंच चुका है। नई सिरिंज पूरी तरह से सुरक्षित है। वैक्सीनेशन के लिए इस सिरिंज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें किसी भी प्रकार के संक्रमण का खतरा बिल्कुल नहीं है। सरकार द्वारा भी इस टाइम पे 2 तरह की सिरिंज हमें उपलब्ध कराई गई हैं। एक सेमी ऑटोमेटिक है, एक फुली ऑटोमेटिक है। जो ये सिरिंज है ये पूर्ण तरह से नई सिरिंज है जो हमारे पास आई है। इसमें जो सबसे बड़ी खासियत इस सिरिंज की है, जो सेमी ऑटोमेटिक है उसका प्लंजर खींचने के बाद उसकी नीडल वापस चली जाती है सिरिंज के अंदर, और जो फुली ऑटोमेटिक है जैसे ही हम किसी को इंजेक्शन लगाते हैं और जैसे हम प्लंजर पूरा दबाएंगे, पूरा दबाने के साथ ही सिरिंज उसके जो नीडल है उसके अंदर वापस चली जाएगी। तो एक तो ये है कि जब हम किसी को टीका लगाए तो वापस नीडल निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको ढक्कन लगाने की आवश्यकता नहीं है। कई बार हमारे एएनएम मैनेजर दूसरा स्टाफ भूल चूक से ढक्कन लगाने की कोशिश में खुद को प्रिक भी कर लेता है तो बीमारी फैलने का खतरा रहता है। दूसरा, अगर प्रिक भी नहीं करते हैं तो जो अब तक हमने हब कटर दिए हुए थे फील्ड में एएनएम मैनेजर्स को कि जब भी आप इंजेक्शन लगाते हैं उसके बाद हमें उसको नीडल को पार्ट को काटना पड़ता है ताकि वो शार्प है, किसी को नुकसान ना पहुंचा पाए। पर इन दोनों सिरिंज के आने के बाद जो ऑटोमेटिक नीडल उसी के अंदर कवर हो जाती है। इससे किसी भी प्रकार के इंजरी होने का और किसी प्रकार का संक्रमण फैलने का खतरा बहुत हद तक खत्म हो जाता है। तो हमें ये सिरिंज प्रदान की गई हैं, हम चाहेंगे कि हमें आगे भी ऐसी सिरिंज मिलती रहें जिससे कि हम खुद को और समाज को सुरक्षित रख सकें। पलवल जिले में कितने लोगों का टीकाकरण हो चुका है और लोगों से क्या अपील है? पलवल जिले में अब तक हम लगभग 11 लाख लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं, जिनमें से 7 लाख के करीब पहली डोज लग चुकी है और 4 लाख के करीब सेकेंड डोज लग चुकी है। और थोड़ा सा जैसे कि अभी ओमिक्रॉन जो 3rd वेव है आने की आशंका है, पूर्ण आशंका है, और उसका बचाव एकमात्र ही है कि लोग अपनी दोनों डोज पूरी कराएं, क्योंकि अभी सरकार के मंथन चल रहा है कि अभी जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें या तो बूस्टर डोज वो इशू करेंगे या बच्चों के वैक्सीनेशन पर जोर दिया जाएगा। तो ये जैसी भी सरकार की नीति रहेगी उसी प्रकार से कार्य करेंगे। परंतु अभी जनता से ये अपील है कि जो चलिए बात करेंगे फरीदाबाद की डबुआ कॉलोनी से लापता 8वीं कक्षा की छात्र का सूरजकुंड इलाके के जंगलों में क्षत विक्षत शव मिलने से सनसनी फैल गई है। बता दें कि 14 वर्षीय छात्र बीते 13 तारीख से एक नंबर मार्केट से लापता थी। फिलहाल मृतक छात्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद से अस्पताल बादशाह खान की मोर्चरी में रखवा दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। पुलिस के मुताबिक जल्दी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं मृतक छात्र के परिजनों ने अपने बेटे के दोस्त और उसके पिता और चाचा पर हत्या का आरोप लगाया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये वही 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला 14 वर्षीय मासूम छात्र है जिसकी हत्या के बाद मिले क्षत विक्षत शव की तस्वीरों को हम आपको नहीं दिखा सकते। इन्हें देखकर आपका दिल दहल जाएगा। मृतक मासूम को शायद ये भी नहीं मालूम था कि जिस दोस्त की वह मदद कर रहा है वह और उसका परिवार उसकी जान का दुश्मन बन जाएगा और उसकी जान ले लेगा।
मृतक छात्र के पिता की माने तो उनका बेटा अपने दोस्त की कचौड़ी की दुकान पर 1 नंबर मार्केट में उसकी मदद करने के लिए जाया करता था। उनके बेटे ने बताया था कि उसके दोस्त का पिता बीमार है, इसके चलते वह उसकी मदद करने के लिए उसकी कचौड़ी की दुकान पर जाता है। इसके एवज में वह उसे कुछ रुपए भी दिया करते थे। लेकिन बीती 13 तारीख को ऐसा क्या हुआ कि उसका दोस्त, उसके पिता और चाचा ही उसके जान के दुश्मन बन गए, या तो आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही खुलासा हो पाएगा। फिलहाल मृतक के पिता और उसके परिजनों की माने तो बेटे के 13 तारीख को लापता होने के बाद उन्होंने इसकी शिकायत डबुआ थाने में की थी, लेकिन डबुआ थाना पुलिस ने समय रहते कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 24 घंटे बाद गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने की बात कहकर उन्हें यह कहकर थाने से लौटा दिया था कि यदि कहीं कोई सुराग चले तो हम थाने में आकर बताएंगे। पहले मोबाइल हमारा गौरव लेके गया, फिर बाद में बोल रहा है रूम में है, और जैसे हम लोग रूम में पहुंचे उसका बाद मोबाइल गायब कर चुका है। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप ऑटो वालों को न पकड़ते तो बच्चा आज भी नहीं मिलता, नहीं मिलता। पुलिस तो आपको खोजने के लिए कह रही थी। ऑटो वाले को तो कल ही उठाया गया है, फिर भी आज मिला है। क्यों? आज बता रहे हैं। ऑटो वाले कल 3-4 बजे मिला है। कल पुलिस वाले वहाँ गए भी है उस गार्डन पे। पुलिस की कार्यशैली संतुष्ट है आप? नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। इसकी कार्य करते से हम नहीं खुश है। हमारे कोई संतुष्टि नहीं है इस पर, अब विश्वास नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? हमारे पर इसमें विश्वास नहीं है। अब मांग क्या कर रहे हैं आप? हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चे के बदले बच्चे चाहिए बस। वो उसको ला के हमें दे, यहाँ उससे नहीं होगा, उसको ला के हमें हवाले कर दे। फैसला हम करेंगे, हमारा भी चलेगा, फैसला हम करेंगे। हमारा लड़का कहाँ है इसलिए फिर वहाँ भी पहुँचे, फिर वहाँ जा काम करता था, वहाँ पहुँचे ऐसे कर। हाँ, एक पता चला था हमको, वहाँ एक ही दुकान खुल रहा था। मैं 10 बजे के बाद हम करे कि शाम यहाँ काम कर। हाँ, शाम यहीं रहता है, शाम है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे। हम शाम को जानता हूँ कि शाम है, इतना ही बात चला। फिर हमने कंप्लेन किया उसके ऊपर, तभी भी हमारा शक नहीं कि वो किया है। अच्छा। फिर हमने कंप्लेन किया वहाँ पे कि भाई दउआ चौकी पर 12 बजे हम कंप्लेन आए। पहले 112 पर हमने फ़ोन किया, तो हमने बोला कि 24 घंटे के अंदर तो कंप्लेन नहीं लिखते हैं, गुमशुदा का, उसमें गुमशुदा का केस। तो 24 घंटे के बाद केस नहीं लिखते, करा नहीं आप आ जाओ कि हम दर्ज कर लेंगे। वो दर्ज किए, लिखवाए। रुक जा भाई, सुबह पोस्टमार्टम होगा, रुक जा। हाँ, तो वही केस हुआ। उसके बाद हमने दौड़ते रहे, सब कुछ करते। फिर आप ये ऑटो वाले तक कैसे पहुँचे? ऑटो वाले के लोग, उसका गौरव का चाचा का हमने अरेस्ट करा दिया। हम कहीं उसको अरेस्ट करो, चाचा का। उसका चाचा है ये गौरव का? हाँ। उस पर शक क्यों गया आपका? वो शक गया जब ये भाग गए सुबेरे ये लोग। अच्छा, ये सब भाग गए। हमने पता किया 1 नंबर केला वगैरह से रेडी, हम फिर गए ये गौरव। जब जाके वो एक ऑटो वाला मिला है, उसको सियाही में दिया, जब जाके उसने बताया, जब जाके उसको निकाला गया। ऑटो वालों ने बताया है, और ऑटो वालों ने मारा है। जब 4 दिन पहले बच्चा लापता हुआ था, उसी दिन माता पिता ने डब्बो में शिकायत की। हाँ, कर दी जी, रिपोर्ट कर दी थी, और बोली 24 घंटे में रिपोर्ट होती है। 24 घंटे में होती है। तो ऑटो वाले को भी तो परिवार ने ढूंढा है। ऑटो, हाँ जी, परिवार ने ढूंढा, और परिवार मिल गया था उनका। जो उनके जो भागे हुए हैं ना, गौरव के, पता नहीं कौन जो भागे हुए हैं, उनके भाई साहब को पकड़े, बड़े भाई को। मतलब पुलिस ने नहीं ढूंढा, मतलब कुल मिला के ऑटो वाले को भी तो परिवार ने ढूंढा था, उसको पिता हुआ था ना। हाँ जी। पुलिस ने की क्या भूमिका रही इसमें? पुलिस अब घूम रही है, बोली हाँ जी हो जाएगा। वो सोच रहे हैं ना भाई, छोटे मोटे आदमी है, कुछ नहीं होगा, चलो जी। तो पुलिस की कार्यशैली कैसे देखते हैं? कितना सहयोग मिला पुलिस का? पुलिस को सहयोग आज ही मिला जाके हमें, जब डेड बॉडी मिला इतने दिन। हाँ जी, जब हमने सख्ती करी है, पूरी मीडिया बुलाई है, पूरा 1 नंबर में गए हैं, पूरे 5 नंबर के थाने में गए हैं, खुलासा हुआ। जब जाके DSP साहब उनसे मिले हैं, जब जाके कुछ कार्रवाई चली है। तो क्या लगता है उसको DC उसमें दो, CI में दो। ठीक है, तो क्या लगता है क्या बच्चे को उसी दिन उठा के उसकी हत्या कर दी गई थी? बच्चे को पता नहीं कैसे करी है हत्या, कैसे नहीं करी, हमें शव को देख के बताया था कि उसका बेटा अक्सर 1 नंबर मार्केट में गौरव नाम का लड़का है, जिनकी रेहड़ी की लगाते हैं कचौड़ी की, उस पर अक्सर जाता रहता था। पुलिस ने अपनी जांच का दायरा उसी एंगल से शुरू किया। आसपास के CCTV फुटेज देखे, जिसमें एक ऑटो में बच्चे को ले जाते हुए दिखाई दिए। ऑटो को डिटेक्ट किया नंबर प्लेट के आधार पर, उसके मालिक तक पहुंचे, ऑटो मालिक तक। आज ऑटो मालिक को आज काबू किया है, और उसी से पूछताछ पर उस बच्चे की जो डेड बॉडी है, एक खालसा वेंकट हॉल है, उसके पीछे झाड़ियाँ हैं, वहाँ से उसको बरामद किया गया है। बच्चे की डेड बॉडी को BK हॉस्पिटल ले जाया गया है। मौके पे ACP श्री सुखबीर सिंह जी हैं, SHO डब्बा हैं, और उससे पूछताछ जारी है। जो ऑटो वाला था, ऑटो वाला जो गौरव है,
जो 14 वर्षीय एक और दूसरा बच्चा है जिनकी रेहड़ी लगती है, उनके फादर अक्सर किसी भी जो मैरिज पार्टी वगैरह में अपना सामान लेके जाते हैं तो ऑटो वाले के साथ ही उसकी साथ लेके जाते हैं, और इसमें अभी पूछताछ जारी है। और जो दूसरा जो इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है उनका जल्द पता लगाया जाएगा और आप तक अपडेट दी जाएगी। सर क्या मसला था, आखिर क्यों? जो नाबालिग बच्चा है, मृतक बच्चा है, उसका नाम श्याम है, और जो दूसरा जो इसका दोस्त है गौरव, जिनकी कचौड़ी की रेहड़ी है, तो श्याम जो गौरव की जो रेहड़ी है कचौड़ी की, उसी के वहीं पे रहता था, ज़्यादातर अपना टाइम वहीं पे स्पेंड करता था। तो गौरव के जो फैमिली है उनको शायद ये पसंद नहीं था, इसी वजह से शायद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए बात करेंगे पलवल की। सरकारी बैंकों के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में 2 दिवसीय हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी की हड़ताल का आज दूसरा दिन है। हड़ताल के चलते अपने कार्य करने के लिए आए ग्राहक बैंकों के बाहर भटकते दिखाई दिए। बैंक कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से करीब 200-250 करोड़ का लेन देन में प्रभावित हुआ है और ग्राहकों का कहना है कि बैंकों के बंद होने से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उनके सारे लेन देन प्रभावित हो गए हैं। बैंकों के बाहर ताले लग गए हैं और ग्राहकों को मायूस होकर घर लौटना पड़ रहा है। यूनाइटेड फॉर्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर आयोजित हड़ताल के कारण कर्मचारियों ने सुबह से ही बैंक बंद रखे। हरियाणा बैंक एम्प्लॉयज फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष भगवान साहब वर्मा ने कहा कि निजीकरण के विरोध में ये 2 दिवसीय हड़ताल की गई है, जिसका विरोध बैंक के कर्मचारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो उन्हें मजबूरन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना पड़ेगा। है ये बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है। सरकार बैंकों का निजीकरण करना चाहती है, जो कि गलत है। ये राष्ट्र की धरोहर है, राष्ट्र की धरोहर हैं तो राष्ट्र की धरोहर ही रहेंगे, निजीकरण नहीं होने देंगे। इसके खिलाफ अगर हमें लड़ाई लड़नी पड़ी, आगे भी लड़नी पड़ी लड़ाई, अगर इंडेफिनेट स्ट्राइक भी आती है तो वो भी हम करेंगे, लेकिन बैंकों का निजीकरण नहीं होने देंगे। कितने बैंक हैं जिनको सरकार निजीकरण करने? नहीं, अभी तो सरकार निजीकरण के लिए अमेंडमेंट बिल लाई है, लेकिन ये अमेंडमेंट अभी तो 2 बैंकों के लिए बोला है उन्होंने कि 2 बैंकों को हम निजीकरण करेंगे, लेकिन आगे आहिस्ता जब 2 का करें फिर सभी पब्लिक सेक्टर बैंक का एक दिन कर देंगे निजीकरण। अगर निजीकरण अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोगों की जो पहुंच बैंकों तक है, गरीब तबके की, भाई पब्लिक सेक्टर में गरीब तबके की पहुंच बहुत ज़्यादा है। अगर उनको फ़ायदा नहीं मिला सरकार का, बैंकों का, और कोई ऐसी खास दूसरी डिमांड नहीं है, सिर्फ बैंकों का निजीकरण के ऊपर हम विरोध कर रहे हैं और 2 दिवसीय हड़ताल पर गए हैं। 10 लाख एम्प्लॉयज हैं बैंकों के जो हड़ताल में शामिल हैं। 12 बैंक हैं गवर्नमेंट के, जो उनके सभी बैंकों के हर एम्प्लॉयज, अधिकारी, कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इन 2 दिनों में कितना लेन देन प्रभावित होगा? 2 दिनों में 1000 करोड़ के करीब तो लेन देन प्रभावित होगा जी। पलवल जिले की बात करें, पलवल जिले में भी 200-250 करोड़ का तो लेन देन प्रभावित होगा बैंकों, सभी बैंक। क्या रूप रेखा है ये सरकार आगे? अगर सरकार ने कर्मचारियों की बात नहीं मानी तो हम यूनाइटेड फोरम का जो भी हमें आदेश होगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। चलिए बात करेंगे गुरुग्राम की। गुरुग्राम के सेक्टर 40 इलाके स्थित कनई गांव के एक मकान में किराए पर रहने वाले सुरेश की कमरे में आग लगने से दम घुटने के कारण मौत हो गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त सुरेश के अलावा उसकी पत्नी और 3 बच्चे भी इसी कमरे में मौजूद थे। रात करीब 12 बजे ये हादसा हुआ जब पूरा परिवार सोया हुआ था, जिसके चलते उन्हें बचने का भी मौका नहीं मिल पाया। चश्मदीद की माने तो रात तकरीबन 12 बजे जब परिवार सो रहा था तो कमरे से पहले धुआं आने लगा, फिर कमरे के अंदर से चीखने की आवाजें आने लगी। जब तो कुछ लोग कुछ बातें समझ पाते तब तक आग की लपटें बाहर तक आने लगी। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ दिखाई, खिड़की को तोड़कर बच्चों को बाहर निकाला। जब पुलिस पहुंची तो पुलिस ने कमरे का गेट खोलकर पति पत्नी को बाहर निकाला, लेकिन तब तक पति सुरेश की मौत हो चुकी थी और पुलिस तफ्तीश के दौरान सामने आया कि कमरे में इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी चार्जिंग पर लगी हुई थी और शायद उसी से शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ है। और बहरहाल गंभीर रूप से घायल पत्नी और 3 बच्चों को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पत्नी की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार हादसे की असल वजह क्या है। बाथरूम में जाने के बाद बुढ़ा और बुढ़िया, उसके बाद छोटा बच्चा गया। बच्चे के बाद बच्चे ने गेट लगाया, मैं आवाज़ भी ली, आवाज़ से फिर मैं बाहर निकले अपने गेट से। बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि यहाँ से
धुआं निकल रहा है। फिर इनको मनोज और अनुज को बुलाया, कोई बोला नहीं। तब मैंने उसमें लात मारी, गेट में नहीं खुला। उसके बाद मैंने आवाज़ दी, 4 आदमी इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद फिर गेट तोड़ा गया, खिड़की तोड़ी गई, तब बड़ा मुश्किल से ये निकले। अच्छा, कितने लोग थे अंदर? अंदर 5 आदमी थे। कौन कौन थे? उसका क्या नाम है, सुरेश, और उसकी बीवी और 3 बच्चे। सारे झुलस गए थे? हाँ सारे। एक तो सीरियस है, एक बुढ़ा तो मौके पे डेथ हो गई और बुढ़िया गंभीर ज़्यादा थी। और उसके बाद एक बच्चा गंभीर था। 2 बच्चों के, एक का पैर यहाँ 2 पैर है और एक के सर और पैर सर। अच्छा, वजह क्या निकल के? वजह बैटरी की दिखाई पड़ रही, बैटरी फटी। इसे स्कूटी की बैटरी, क्या था उसमें? बैटरी चार्जिंग हो रही थी, वो फटी हुई दिखाई दे रही है। वो फटी भी दिखाई दे रही है? हाँ, ये अगर रखी है। तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई? नहीं, कोई नहीं है। कोई कैसा आग पर कैसे बुझाया गया? आग से हम लोगों ने बाल्टी से पानी से फेंक के बुझाया। कोई गाड़ी नहीं आई? कोई गाड़ी नहीं है। कॉल किया था? कॉल फायर ब्रिगेड को नहीं किया, पुलिस को किया था। फायर ब्रिगेड को भी फोन किया गया था, लेकिन पर वो आए नहीं मौके पे। अच्छा, हाँ, फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, मौके पर आए नहीं। फिर पुलिस आ गई। पुलिस पहले हम लोगों ने निकाल के बुड्ढे को और सब बच्चों को बाहर किया। उसके बाद आग फाग बुझा के काम ख़त्म किया। क्या काम किया करते थे ये चाय की दुकान लगाते थे और बच्चे 2 ड्यूटी करते थे। चले रुक करेंगे अब अगली खबर का। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम इलाके में शीतलहर ने दस्तक दे दी है। पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता की वजह से एक और पहाड़ी इलाके में बर्फबारी का दौर बना हुआ है। वहीं उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं की वजह से ठिठुरन जारी है। इसी कड़ी में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत राजस्थान के कुछ भागों में ठिठुरन बढ़ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सप्ताह के अंत तक पारा लुढ़कने से कपकपी और बढ़ेगी। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटों में अधिकतम तापमान सामान्य से 3 कम है और 19.8 व न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 8.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। शाम होते ही सर्दी की ठिठुरन से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों में छिपते नजर आए। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटे में अधिकतम पारा 20 व न्यूनतम पारा 8 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा। दिन भर धूप खिली रहने से कुछ राहत मिल सकती है। अगले 2 दिनों के भीतर न्यूनतम पारा 6 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़कने के कारण सर्दी का एहसास बढ़ेगा। गौरतलब है कि बीते रविवार को न्यूनतम पारा लुढ़ककर 6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि इस सीजन का सबसे कम न्यूनतम तापमान था। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्रता के 75 वर्ष में भी छावनियों में ऐसी कई सड़कें और इमारत हैं जिनका नाम ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार ब्रिटिश अधिकारियों के नाम पर है। यही नहीं, कुछ के नाम तो उनके वफादार सैनिकों के नाम पर भी रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय और डीजीटी इस बात पर विचार करें कि ऐसी सभी सड़कों और भवनों का नाम हमारे बहादुर सैनिकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं के नाम पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा संकल्प होना चाहिए कि सीडीएस के पद के सृजन, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री एयरफोर्स की स्थापना और इस तरह के अन्य रिकॉर्ड के साथ हमारी सरकार ने सशस्त्र बलों को सुदृढ़ और सशक्त बनाने का जो सिलसिला शुरू किया था उसमें पूरा योगदान दे। इससे पहले रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर स्वर्णिम विजय दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी कराया है। चलिए बात करेंगे कोरोना वायरस को लेकर। कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर बन रही चिंताओं के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह ने गुरुवार को कहा कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन कोरोना वायरस के पिछले किसी भी वेरिएंट के मुकाबले अधिक तेजी से फैल रहा है और किसी को भी इसे हल्का नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह ने कहा कि ओमिक्रॉन से कुल मिलकर जो खतरा सामने आ रहा है वो 3 सवालों पर निर्भर करता है। पहला, ये वेरिएंट कितना संक्रामक है। दूसरा, टीका और पूर्व में हुआ संक्रमण इससे बचने में कितना सक्षम है। और तीसरा सवाल ये है कि कोरोना वायरस के पूर्व में सामने आज के विभिन्न वेरिएंट के मुकाबले में ये कितना खतरनाक है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि वर्तमान में हमारे पास जो जानकारी और सबूत है उनके अनुसार ओमिक्रॉन पिछले वेरिएंट के मुकाबले में कहीं अधिक तेजी से फैल रहा है। दक्षिण अफ्रीका का शुरुआती डाटा बताता है कि ओमिक्रॉन से दोबारा संक्रमित होने का खतरा बढ़ा है, लेकिन किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अभी हमें जानकारियों की आवश्यकता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर अभी भी हमारे पास बहुत सीमित डाटा है। बीवीएम न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बीवीएम न्यूज। नमस्कार।